हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स डिस्कस की थी, बेसिक यूनिट्स, ड्राई यूनिट हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे मास और वेट के बारे में। ठीक है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखो, मास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक, मास को हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ सबस्टेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब कितनी अमाउंट प्रेजेंट है मैटर की, इसमें मैटर में मैटर की कितनी अमाउंट है हमारे पास, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सबस्टेंस बोलेंगे। मास क्या बोलेंगे? मास ऑफ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एट। और वेट क्या होता है? अब वेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, वेट मतलब कि जो मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, इसका जो वेट होगा, ठीक है, ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसके कारण ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा सरफेस पर, उसे क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। तो वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है हमारे पास, उसके कारण जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सरफेस पे, वो क्या होगा? हमारा वेट होगा। क्या लिख सकते हैं इसको? वेट की डेफिनेशन, वेट इज द फोर्स exerted due to gravity। मतलब कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट सरफेस पर, वो क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे हम? वेट बोलेंगे। ठीक है, आपको डिफाइन करो एक बार और कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, वही अब ये इस सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी को जी से इंडिकेट करते हैं। ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सरफेस पे, उसे क्या बोलेंगे हम? वेट बोलेंगे। और मास को इस ऑब्जेक्ट में जितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसका जो मास है, जो उसमें अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? मास ऑफ सबस्टेंस, से मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, मास और वेट का। सेकंड डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। अब देखो, मास क्या कर सकते हैं हम? मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस, हमें बैलेंस का यूज करेंगे। और क्या करेंगे? एक हमारे पास नॉन अमाउंट रहेगी, मतलब उसका हम मास जानते हैं। ठीक है, नॉन अमाउंट ऑफ मैटर, हम उसके कंपेयर से, उसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं क्या करने के लिए? मास मेजर करने के लिए। किसका? अननोन मैटर का। किसी भी अननोन मैटर का मास मेजर करने के लिए हम कंपेयर करते हैं नॉन अमाउंट ऑफ मैटर से। तो इसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट आप क्या बना सकते हो कि मास इज मेजर्ड बाय ए बैलेंस। मास इज measured by a balance mass is measured by a balance comparing a known amount of matter to an unknown amount of matter। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसके
होगा? एक बैलेंस के द्वारा, ठीक, बैलेंसिंग की हेल्प से हम मास को मेजर करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उस बैलेंस में हमारे वन साइड नोन अमाउंट ऑफ मैटर रहेगी, मतलब उसका मास हमें पता होगा, उसकी हेल्प से हम कंपेयर करेंगे एक अननोन अमाउंट ऑफ मैटर, एक क्या, ठीक है, हम मैटर की अमाउंट को अननोन, हमें पता नहीं है उसकी अमाउंट क्या है, उसे कंपेयर करेंगे किससे, नोन अमाउंट से, हमें क्या पता चल जाएगा, हमें मास पता चल जाएगा। एंड वेट को हम मेजर करते हैं स्केल पर, ठीक है, वेट इज मेजर्ड ऑन स्केल, ऑन ए स्केल, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट था। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए और एक नॉन अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए, लेकिन वेट के लिए मेरे पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस जो इसमें हमारे पास होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, पोस्ट वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। देखो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास चेंज नहीं होगा, क्या होगा, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, आप उसको कहीं भी ले जाओ, उसकी लोकेशन चेंज कर दो, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा। लेकिन जो उसका वेट है, इसका जो वेट है, जो क्या है, वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती रहेगी, अलग अलग लोकेशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर क्या रहेगी, ग्रेविटी चेंज होगी। ग्रेविटी चेंज होगी तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्सर्ट करता है सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। जब ग्रेविटी चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा जो एक्सर्ट हो रहा है सरफेस पे, तो जिसकी वजह से वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हम क्या, थर्ड डिफरेंस क्या हमारे पास यहाँ पर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change, does not change with change in location, change in location या change in place, change locations, ठीक है, मतलब लोकेशंस के साथ चेंज कर रहे हैं हम, लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसका वेट है मैटर का, ठीक है, लाइक इसमें डस्टर, मैंने आपको बताया था कि ये जो डस्टर है मेरे पास, इसका मास तो लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वेट है, जो वेट क्या बताया था मैंने आपको, कि वेट मैंने ये बताया था कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स ये सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर, जो फोर्स लगा रहा है ये सरफेस पर, उसे मैं वेट बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे स्थान पे जाऊंगा, अपनी लोकेशन चेंज करूंगा, प्लेस चेंज करूंगा अपना, तो क्या होगा, मेरी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो मेरा वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास थर्ड डिफरेंस। तो वेट चेंज विद लोकेशन, क्या लिख सकते हैं कि वेट चेंज विद लोकेशंस। तो ये थे मेरे पास तीन डिफरेंसेस जो मास और ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, एक बार मैं तीनों पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेता हूं। मैंने क्या बताया था कि मास किसी भी सब्सटेंस का क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, कि किसी भी सब्सटेंस में कितनी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वेट, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर, फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट था मेरे पास कि हम मास को मेजर कर सकते हैं बाय ए बैलेंस, क्या करके, कंपेयरिंग करके, एक नोन अमाउंट ले लो, एक अननोन अमाउंट ले लो, दोनों को कंपेयर करो तो हमें अननोन अमाउंट का मास मेजर हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिखा हुआ है कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा लोकेशन के साथ, लेकिन उसका जो वेट है वो लोकेशन के साथ चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। क्या रीजन दे सकता हूं मैं यहां पर, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये मेरे पास यहां पर रीजन था वेट का, क्लियर हुआ। नेक्स्ट मेरे पास अब इनकी यूनिट्स में डिस्कस करूंगा मास की। ठीक है,
अब मैंने मास की यूनिट आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, ऐसा यूनिट थी, क्या थी ऐसा यूनिट मास की? किलोग्राम। क्या था? किलोग्राम। हम केजी सिंबल से यूज करते हैं। आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 ग्राम। क्लियर? एंड 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम एंड 1 माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 ग्राम। तो ये मेरे पास यूनिट्स हैं मास के लिए। एंड वेट की जो यूनिट रहेगी, वेट की क्या यूनिट रहेगी? देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट की डेफिनेशन याद करो कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एग्जिट होता है, तो फोर्स एग्जिट होता है सरफेस पर, ठीक है? तो फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू ए। लेकिन यहाँ पर ए क्या है? जी, ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। तो मास, ठीक है, m इनटू जी, ठीक। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई, ठीक है? तो ये नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट मेरे पास है, जो मेरे पास यूनिट है, जो मेरे पास क्वांटिटीज है, वो कौन सी है? वॉल्यूम। कौन सी है? वॉल्यूम, ठीक है? आपको पता है वॉल्यूम को v से इंडिकेट करते हैं मेनली, L इनटू B इनटू H, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? लेंथ को मीटर से एंड मीटर क्यूब, ये उसकी यूनिट थी। SI यूनिट कौन सी यूनिट थी? SI यूनिट थी वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम के एक अनदर यूनिट भी होती है, दूसरी यूनिट भी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? लीटर। क्या बोलते हैं? लीटर। क्या होती है? लीटर। क्लियर? 1 लीटर में 10 की पावर 3 मिलीलीटर होती है। सॉरी, ठीक है, मिलीलीटर होता है। एंड अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लीटर को मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में भी राइट हम कर सकते हैं। 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर की यूनिट मिलीलीटर भी होती है, लीटर भी होती है और सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। तो हम यहाँ पर से इंडिकेट कर सकते हैं वॉल्यूम की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो मीटर क्यूब है, और जो हम यूज करते हैं मेनली अधिकतर वो लीटर में हम यूज करेंगे और मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये मेरे पास वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी में डिस्कस करना था। नेक्स्ट है मेरा इसमें डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। ठीक, अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? ये बताया, क्लियर है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हम डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला तो है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अब देख लो आप यहाँ पर पहले कि मास की क्या यूनिट होती है? किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की क्या यूनिट हो गई? ये सब मैंने आपको डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियो में, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ये थी मेरे पास SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है? अब मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। क्या बनानी है? डेफिनेशन, ठीक है? तो मैं इसे क्या डेफिनेशन बना सकता हूँ? अगर मैं इसका वॉल्यूम क्या ले लूँ? 1 ले लूँ, 1 मीटर क्यूब, तो 1 को क्या इंडिकेट कर सकता हूँ मैं? यूनिट। क्या कर सकता हूँ? यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूँ।
ठीक, मैं क्या बोलूंगा इसको, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस इज डेंसिटी ऑफ सबस्टांस इज density of substance is the amount of substance अब देखो जब डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने क्या रख दिया मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी किसके इक्वल हो गई किलोग्राम की, लेकिन मुझे अमाउंट बतानी तो पड़ेगी कितने वॉल्यूम में है, तो डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्लियर? अब देखो किलोग्राम मीटर क्यूब यूनिट हो गए, लेकिन हम डेंसिटी की एक यूनिट और यूज करते हैं, कौन सी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर सकते हो इसको भी आप, डेंसिटी की दूसरी यूनिट भी होती है जो क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये थी मेरे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मेरी। अब इससे जो नेक्स्ट आ रही है मेरी यूनिट वो है मेरा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर आपका क्या होता है। क्लियर? अब टेम्परेचर की मैंने आपको बताई थी ऐसा यूनिट केल्विन होती है, ठीक, इसकी एक यूनिट और होती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एक इसकी यूनिट और होती है, ठीक है। क्या हो सकती है, सोचो थोड़ा सा, एक मिनट सोच लो, क्या होती है यूनिट इसकी, फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्लियर? हम इसे K से इंडिकेट करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस, एंड इसको हम इंडिकेट करते हैं F से, ठीक है। तो F डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कुछ रिलेशन है, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कुछ रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऐड करनी पड़ती है, कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी डिग्री सेल्सियस में। लाइक जैसे डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। हम सब कुछ केसेस में हम 273 ही ऐड करते हैं, ठीक है, एंड कुछ केसेस में 273.15 केल्विन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 100 प्लस 273.15, क्या कितना आ गया आपका, 373.15 केल्विन, ठीक। आपको 0 डिग्री सेल्सियस में को कन्वर्ट करना है, तो इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है, बस 0 प्लस 273.15 कितना आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको क्या ये टर्म याद रखनी है, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मेरा इसमें फ़ारेनहाइट को या डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो फ़ारेनहाइट को हम F से इंडिकेट करते हैं, तो इसमें फिक्स रिलेशन होता है +32, ये मेरे पास फॉर्मूला है जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखनी है, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ अलग टॉपिक्स, शायद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।